हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बैकरेल और फैराडे। 1896 में फ्रेंच फिजिसिस्ट 1896 में फ्रेंच फिजिसिस्ट सर हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया और उनकी ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि 1903 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, हेनरी बैकरेल। रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैकरेल ने की 1896 में। Which was the first planet discovered with telescope? दूरदर्शी के द्वारा खोजा गया पहला प्लेनेट कौन सा था? मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। सर विलियम हर्शेल ने 1781 में प्लेनेट यूरेनस की खोज टेलीस्कोप से की। 1781 में विलियम हर्शेल ने यूरेनस प्लैनेट की खोज टेलीस्कोप से की और ये प्लैनेट सन से डिस्टेंस के अनुसार 7th प्लैनेट है। इट इज द 7th प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हु डिस्कवर्ड एक्स-रेज? ऑप्शंस आर विल्हेम रॉन्जन, थॉमसन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी। सन 1895 में विलियम रॉन्जन ने एक्स-रेज की डिस्कवरी की और एक्स-रेज जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा काम आता है। जब हड्डियों वगैरह में फ्रैक्चर होता है तो एक्स-रेज का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सर विलियम रॉन्जन। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी अनअल्टर्ड। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है और टेम्परेचर कम करने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। साथ में एक बात ये कि सरफेस टेंशन किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर 0 हो जाता है। किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। जो सरफेस टेंशन का बेसिक कॉज है वो है कोहेसिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाउ डज हीट फ्रॉम सन रीच अर्थ? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी इंडक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी कन्वेक्शन। सन से हीट अर्थ तक कैसे पहुंचती है? कंडक्शन, इंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रेडिएशन। सन से हीट अर्थ तक रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। हीट के चलने की, हीट के संचरण की, हीट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने की 3 विधियां होती हैं, जिनमें एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसी विधि है, एक ऐसा मेथड है एक संचरण का जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बाकी कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों मेथड्स में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंसिपल बिहाइंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज। हाइड्रोलिक ब्रेक जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शंस आर बर्नौलीज थ्योरम, पास्कल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी
पास्कल्स लॉ इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक लिफ्ट ये दोनों ही पास्कल्स लॉ पर वर्क करते हैं और पास्कल्स लॉ है कि अगर हम किसी लिक्विड में कहीं पर प्रेशर एक्सर्ट करें तो ये प्रेशर पूरे लिक्विड में अनडिमिनिश्ड यानी कि जितना प्रेशर हमने लगाया है लिक्विड के हर पार्ट तक ये सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पास्कल्स लॉ। Which is a measure of sound level? Option A Celsius, option B Coulomb, option C Hertz, option D decibel. Correct option is D, साउंड लेवल का मीजरमेंट डेसिबल्स में किया जाता है। डेसिबल का नाम सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया था और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन और ऑडियोमीटर दोनों को इन्वेंट किया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डेसिबल। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट? किस डिवाइस से अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा में कन्वर्ट किया जाता है? ऑप्शंस आर डायनेमो, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन कॉइल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। हमारे घरों में जो करंट सप्लाई होती है वो अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन बहुत से इक्विपमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो डायरेक्ट करंट से चलते हैं, अतः अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और ये काम करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर बना होता है। फोर्स दैट कॉजेस ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट। ऑब्जेक्ट्स को तैरने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? ऑप्शंस आर बायोएंसी, ग्रेविटी, थ्रस्ट, फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फोर्स दैट कॉज ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट इज बायोएंसी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो लिक्विड ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करने लगता है। लिक्विड जितना डिस्प्लेस होता है ऑब्जेक्ट के आने से, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह बनाने के लिए लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, तो जितने लिक्विड को ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड के वेट के बराबर ऑब्जेक्ट पर लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगता है। इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं और ये घटना कहलाती है बायोएंसी। तो फोर्स दैट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इज बायोएंसी। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, मैटर की चौथी अवस्था है। ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी गैस। आंसर इज सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको आइडेंटिफाई किया था सर विलियम क्रुप्स ने 1879 में, और ये जो मैटर है इट इज कंसिस्ट ऑफ आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस जिसमें इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द वेव विच कैन नॉट बी पोलराइज्ड इज, ऑप्शन ए साउंड, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी इंफ्रारेड, ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट। ऐसी वेव जिन्हें ध्रुवित यानी पोलराइज नहीं किया जा सकता। देखिए बेसिकली वेव्स दो टाइप की होती हैं, एक तो ट्रांसवर्सल वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। जितनी भी ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं उन सभी को पोलराइज किया जा सकता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं जिन्हें हिंदी में अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, इनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट वेव्स ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये सभी ट्रांसवर्सल यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। लेकिन जो साउंड वेव है ऑप्शन ए,
इट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड कैन नॉट बी पोलराइज। तो ऑप्शन नंबर ए इज हियर करेक्ट, साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज, रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर और नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को अगर वाटर की डेंसिटी से हम डिवाइड कर दें तो जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब हम इसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे इसकी भी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज हियर करेक्ट, द रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। क्यूरी इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, luminous intensity, radioactivity, amount of substance. Option number C is correct. Curie is the unit of radioactivity और ये मैडम क्यूरी के नाम पर पड़ा है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। सर हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, लेकिन उसके बाद मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। इन्होंने रेडियम को भी डिस्कवर किया, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो है वो क्यूरी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, इनफाइनाइट और 0। डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कितनी होती है? देखिए दो तरीके की करंट्स होती हैं, एक तो डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 होती है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही होता है, साथ ही साथ पीरियोडिकली डायरेक्शन भी रिवर्स होती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में सप्लाई की जा रही है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो कि आजकल कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है वो काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारे ऑडियो सिग्नल्स होते हैं उनको लाइट सिग्नल के साथ मिक्स करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर विल बी। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन डी रिमेन अनचेंज्ड और ऑप्शन डी बिकम 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उसका कारण यह है कि जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ पर रखी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही लिया जाता है। अब जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो ऑब्जेक्ट का भी सर्कुलर मोशन नहीं होगा, इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, तो जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इफेक्टिव उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट, इंक्रीजेस।
एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज, पृथ्वी की सरफेस से पलायन वेग कितना है? 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग, अर्थ की सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अगर अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाएगा और वापस लौट के अर्थ पर नहीं आएगा। तो हेयर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, escape velocity from earth's surface is 11.2 kilometer per second. Rotational analog of mass in linear motion is weight, moment of inertia, torque, angular momentum. Here option number B is correct, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम मास लीनियर मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, mr स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में ये वही काम करता है जो लीनियर मोशन में क्या करता है? मास। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी इज हेयर करेक्ट, रॉकेट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर के सिद्धांत पर वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हु डिस्कवर्ड रेडियम? हु डिस्कवर्ड रेडियम? रेडियम को किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड, मैरी एंड पेरी क्यूरी, थॉमसन, फिलिप लेनार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज हेयर करेक्ट, मैरी एंड पियरे क्यूरी ने रेडियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको डिस्कवर किया था। और ऐसा कहा जाता है कि कई टन, एक मटेरियल है पिच ब्लेंड, इससे इन्होंने कुछ मिलीग्राम रेडियम को एक्सट्रैक्ट किया था और इसके लिए इन्हें 1903 में सन हेनरी बैकोरेल के साथ नोबेल प्राइज़ भी मिला था।